हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा हमने आपसे किया था प्रॉमिस के, हम ईपीएफओ, एओ और एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, ईओ एओ वाला इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच लाएंगे। पहले मैं देखिए ये कोशिश कर रहा था कि मॉक इंटरव्यू की तरह 8 to 10 कैंडिडेट्स के मॉक इंटरव्यू की तरह उनके एक उस तरह का वीडियो कर डाल दूँ यूट्यूब पर। लेकिन अब फिर मैं बहुत से कैंडिडेट से बात हुई तो अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं देखिए जो इतनी दूर शायद इस ऐसे टाइम में, कोविड के टाइम में, ट्रैवल करके नहीं आ पाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे, प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो पाएगी। तो मैंने उसके लिए एक नया ही फार्मूला करा है मैंने कि 5 सेशन में रखने वाला हूँ इसके लिए, और सारे के सारे मैं ऑनलाइन करने वाला हूँ। तो मैं आपको हर सेशन में अराउंड 10 क्वेश्चंस दूंगा, 5 सेशन में अराउंड 50 क्वेश्चंस। कैसे स्टार्ट करना है इंटरव्यू, कैसे फिनिश करना है, वो तो आप इसमें जान ही लेंगे। और बीच में किस तरह के रैंडम क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है इंटरव्यूअर, जितने भी पैनल में मेंबर्स हैं, वो कैसा होगा, वो सब इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं वो भी, जिन पर नहीं हुआ है एग्ज़ाम क्लियर वो भी, जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं ईपीएफसी की या सिविल सर्विस की या ईपीएफओ, ईओएओ, जिसकी भी कर रहे हो, तो सबसे मेरा यही अनुरोध है, इंटरव्यू इसमें सेशन को देखिए हेल्पफुल होने वाला है सबके लिए, ठीक है ना। और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप इतनी क्लोज हैं अब जॉब के। केवल आपके बीच में पहले 2 बैरियर थे, अब 1 बैरियर आप क्रॉस कर चुके हैं, 1 बैरियर और है। अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो ये बैरियर भी क्रॉस कर जाएंगे। तो हमारा मकसद कुछ और नहीं है, बस हमारा मकसद ये है, इस प्लेटफॉर्म से जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर पाएँ एग्ज़ाम, वो हमारे लिए भी अच्छा होगा कि हमको भी लगेगा कि शायद जो हमने पढ़ा है वो बेनिफिशियल हुआ। और तो अब अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ठीक है ना। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच है, बहुत से मैं देख रहा हूँ जो ग्रुप्स हैं जो पेड कोर्स, इंटरव्यू का भी एक पेड कोर्स बना के बेच रहे हैं। अरे यार, इंटरव्यू प्रिपरेशन तो कम से कम आप नॉर्मल तरीके से करा सकते हो, उसके भी पैसे लोगे। सेशन 1 है ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि बेसिक चीज़, डीएएफ को अच्छे से फिल कर लें, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है, नेम, फादर्स नेम, ग्रेजुएशन डिटेल्स अच्छे से फिल कर लें उसमें, ठीक है ना। और उसमें कास्ट सर्टिफिकेट मांगे, ठीक है, जो भी अपना कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट दे रहा है ओबीसी एससी एसटी का, मेक श्योर ये चीज़ ज़रूर कर ले कि वो तकरीबन 1 साल के अंदर का हो, ज़्यादा पुराना ना हो। अगर ज़्यादा पुराना है तो उसको बनवा लें। वैसे भी आजकल तो 1 वीक या 2 वीक में कास्ट सर्टिफिकेट पूरा आ जाता है बन के, ठीक है ना। तो मेक श्योर करें कि लेटेस्ट ही हो, अभी टाइम है, आराम से बनवा लें। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, हर डॉक्यूमेंट रेडी रखें, बाद में कोई दिक्कत ये नहीं आनी चाहिए कि ये नहीं है। तो सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स की जो मांगा गया है रेडी रखें। और डीएफ में देखें कि एक सेक्शन है हॉबीज़ का, मेक श्योर करें उसमें भी उस तरह की हॉबीज़ जो आपको एक्चुअल में पसंद है वो लिख दें। ऐसा नहीं कि आपको पसंद नहीं है लेकिन आप फ़्लो में औरों को देख कर लिख दे रहे हैं कुछ भी, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए उससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो कोशिश करना है इस चीज़ की, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, जैसे ही एंटर करेंगे, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, बिल्कुल ग्रीट करना है सबको, ठीक है। पैनल में 3 मेंबर हों, 5 मेंबर हों, 7 मेंबर हों, सबको ग्रीट करना है, मेल फीमेल ये ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रीट करेंगे, वो आपसे बोलेंगे जो भी आपका नेम है, फॉर एग्जांपल जैसे रोहन राहुल जो भी है, कि राहुल प्लीज़ हैव अ सीट। उससे पहले बैठना मत, वो आपको खुद बोलेंगे राहुल प्लीज़ हैव अ सीट, ठीक है ना। उसके बाद बैठना, और देखिए थोड़ी शिवरिंग मत करना वहाँ पर, जैसे कि पैर हिला रहे हो, हाथ हिला रहे हो, बिल्कुल आपको ऐसे बैठना है कि जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो पहले तो उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए आपकी नज़रों में, ठीक है ना। तो बहुत ऊंचे पद पर बैठा है, ठीक है ना, जहाँ शायद आप एक दिन पहुँचोगे जॉब लगने के बाद, वो वहाँ पर ऑलरेडी है। तो समझो कि आप जब 20-30 साल बाद या 40 साल बाद वहाँ तक पहुँचोगे, वो वहाँ पर पहले से ही बैठा है। तो रेस्पेक्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज़, घबराना नहीं है, घबराओगे तो जो कुछ बोल ना पाओगे,
तो जो कुछ आंसर अच्छे से दे पाते हैं वो भी नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल फ्रेंडली भी नहीं होना है, घबराना भी नहीं है, चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखनी है। क्वेश्चन आ रहा है, बता पा रहे हो बताओ, नहीं आ रहा कि सर आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, मुझे कोई जानकारी नहीं है, आराम से, ठीक है ना सर या मैम जो भी। उसके बाद अब देखिए वो आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन रख देंगे, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस कैसे करना है, नेम बताएं अपना, फादर या मदर नेम बताएं, स्कूलिंग किस स्कूल से करी है, ठीक है ना। इसी में ऐड करना है कि सर मैं किस सिटी को, किस स्टेट को बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। सिटी और स्टेट को बिलोंग करता हूँ वो बता देना। ग्रेजुएशन बीएससी करी है, बीटेक करी है, बीकॉम करी है, एमबीए करी है, इंस्टीट्यूट कौन सा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है। अब देख, जो लास्ट टाइम ईपीएफओ का जो इंटरव्यू हुआ था, जब मैं उनमें से कुछ कैंडिडेट से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि सर हमसे ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। मान लीजिए आपने बीएससी करी है, ठीक है ना, बीएससी आपने साइंस स्ट्रीम से करी है, ठीक है, या बीटेक करी है आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, तो आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है ना। उन सब्जेक्ट्स के, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ग्रेजुएशन को सारा सिलेबस पढ़ना, नहीं, उन सब्जेक्ट्स में कुछ कुछ की पॉइंट्स हों जो मेन बिल्कुल हों, ठीक है। जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं फिज़िक्स में, तो उसका बेसिक पता हो, ठीक है ना। एनर्जी का फॉर्मूला क्या दिया था, या उसने आइंस्टीन ने एनर्जी का फॉर्मूला क्या दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसकी है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग किसकी है, जो स्टीवन हॉकिंस की है। इस तरीके से पता होना चाहिए। अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स और ये सब चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ी नॉलेज उसके बारे में होनी चाहिए। सब्जेक्ट्सों में जैसे टॉपिक्स की नॉलेज है, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपसे पूछ लें तो उस सब्जेक्ट में वो पर्टिकुलर टॉपिक की थोड़ी सी नॉलेज आपको रखनी है, क्योंकि ग्रेजुएशन से सवाल 100% उठाया जाएगा, क्योंकि इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है। तो अगर आपसे डिज़ायरेबल की बात करेंगे तो ठीक है, डिज़ायरेबल में तो किसी के पास डिज़ायरेबल है, किसी के पास नहीं है, लेकिन एसेंशियल ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन से तो हर किसी से सवाल आना ही आना है। तो मेक श्योर करें अच्छे से अपना एक्सप्लेन कर पाएँ। कहीं ऐसा ही नहीं हो कि ग्रेजुएशन आपने करी है, पीएससी जैसे मैं बता रहा हूँ, फिज़िक्स आपका सब्जेक्ट रहा हो बीएससी में या बीटेक में, और आपसे 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछेगा और आपको बिल्कुल उसकी नॉलेज नहीं है, तो वो नेगेटिव पॉइंट होगा। बेशक आप उसका आंसर नहीं दें वो, लेकिन अगर कोई बेसिक चीज़ पूछ लेते हैं, जैसे ये कि वो किसने दी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसने बताया था उसके बारे में, और आपको यही चीज़ पता नहीं और आपने अभी तक साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करी है, तो ये आपके लिए एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है ना। बेशक आप उसका जवाब गलत दे दें या जवाब नहीं दें, तो मेक श्योर करें जवाब अच्छे से दे पाएँ, ठीक है ना। तो मेक श्योर करें उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो। अब आते हैं हॉबीज़ पर। बहुत देखिए, हॉबीज़ अगर डीएफ में भी है, ठीक है, बायोडाटा हर एक में फॉर्म में फिल कराएंगे, हॉबीज़ को वो एलेबोरेट करवा लेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो एक इंटरव्यूअर ने पूछा था, ठीक है ना, कैंडिडेट से लास्ट एग्ज़ाम में। हॉबीज़ में उसने एक लिखा था कि सर लिसनिंग म्यूज़िक, ठीक है, म्यूज़िक सुनना उसकी एक हॉबी, उसे पसंद है, ठीक है। अब उससे पूछ लिया कि सर आप, उन्होंने पूछा कि फेवरेट सिंगर कौन है, तो उसने बताया कि सर कुमार सानू है। एक एग्जांपल है जो बिल्कुल एग्जैक्ट जो उस कैंडिडेट ने आंसर दिया था, मैं वही बता रहा हूँ। कुमार सानू बताया, अरिजीत सिंह बताया, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप इनमें से किसी गाने सुनते हैं तो आपको पता होगा दोनों ने जो मेजॉरिटी ऑफ सॉन्ग्स हैं वो रोमांटिक सॉन्ग्स गाए। कुमार सानू पहले के टाइम में पॉपुलर थे, आज से 15-20 साल पहले तक, और अरिजीत सिंह लेट है, ठीक है ना। तो अब उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने बताया कि सर मेरा फेवरेट सिंगर कुमार सानू और अरिजीत सिंह है, ठीक है, तो उन्होंने एक गाना दे दिया। उन्होंने एक गाना कुछ ऐसे गुनगुनाया और ये पूछा कि किस सिंगर का गाना है। अब देखिए, नहीं वो गाना कुमार सानू का था, नहीं वो गाना अरिजीत सिंह का था, वो गाना शायद किसी और सिंगर का था, मे बी शायद उदित नारायण का हो, किसी और का हो। अब उस कैंडिडेट ने आंसर दे दिया सर कुमार सानू का है। उसने इस बेस पर आंसर दे दिया कि ओल्ड सॉन्ग है तो कुमार सानू ने गाया हुआ, लेकिन इनमें से कुछ नहीं था। तो अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप इनके अगर लिसनिंग म्यूज़िक है तो फेवरेट सिंगर है तो सब उनके गाने याद कीजिए, लेकिन अगर आपको 100% श्योरिटी है कि गाना इस सिंगर ने गाया, जब ही बताएं, अदरवाइज़ कह दें कि सर मुझे पता नहीं,
हो सकता है इनमें से इन दोनों में से किसी ने गाया हो या और कोई सिंगर हो, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं मोस्टली इनके सॉन्ग सुनता हूँ। तो फिर वो आपसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि अच्छा 2-3 सॉन्ग्स बताइए इनके जो आपने सुने, तो वो आप आसानी से बता देंगे। ठीक है, हॉबीज़ ऐसी लिखिए जिससे, देखिए जो हॉबीज़ क्या होती है, एक हमारे एक तरह का रूटीन वर्क होती है, ठीक है ना, जो हम ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में करते हैं। एनी टाइम वी कैन डू, मतलब मोस्टली टाइम हम उसमें से किसी भी टाइम हम उसको कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, तो सुबह खेल रहा है, कभी दोपहर खेल रहा है, कभी शाम खेल रहा है, कभी ना कभी वो उससे आप दोपहर में कहेंगे तो वो दोपहर में भी खेल लेगा, ठीक है ना, आफ्टरनून में कहेंगे, शाम को कहेंगे, मॉर्निंग में कहेंगे तो वो खेलेगा। ठीक है, तो ऐसी हॉबीज़ लिखिए जो आपसे, मतलब आपने अब हॉबीज़ में दिया मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, तो अब ये तैयार रहिए कि क्रिकेट से क्वेश्चन बनना ही बनना है। लिसनिंग म्यूज़िक है तो इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है ना, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। सो थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत हो गई। तो अब देखिए जैसे मैं बता रहा था कि क्रिकेट दिया हो, लिसनिंग म्यूज़िक हो, इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है ना। तो अब इनके लिए तैयार रहिए, जो भी हॉबीज़ लिख रहे हैं ना, तो मैं स्पेसिफाई करूँगा कि उसे एलेबोरेट ज़रूर कर पाएँ आप उस हॉबी को, ठीक है ना। हॉबीज़ से क्वेश्चन बनाता ही बनाता है इंटरव्यूअर, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए आपकी सिटी और स्टेट, ठीक है, मान लीजिए आपसे, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपकी क्या सिटी है, तो मान लीजिए आपने बताया कि सर मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तुरंत वो आपका एग्जामिनर आपसे या वो इंटरव्यूअर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा इंदौर किन किन चीज़ों के लिए फेमस है, अब बताइए। आपने क्वेश्चन दिया कि सर मैं भोपाल से हूँ मध्य प्रदेश से, ठीक है, या और किसी स्टेट में ले लें हम, तो जैसे कि सर मैं कानपुर से हूँ यूपी से, तो किस चीज़ के लिए फेमस है। अब जैसे कानपुर में क्या बनता है, वुलन क्लोथ ज़्यादा बनते हैं, लेदर बनते हैं, ठीक है ना, कानपुर को और क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने जो आपकी सिटी है ना, उसके बारे में ज़रूर 2 से 3 चीज़ें ये पढ़ लें कि आपकी सिटी किस चीज़ के लिए फ़ेमस है। और अगर आपकी सिटी में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी, उसके बारे में जानकारी कर लें। अगर आपका रेलवे स्टेशन है ना, वो कहाँ कहाँ से जॉइन कर रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि हमारे रेलवे स्टेशन जो प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए जैसे गोरखपुर का है तो लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, उसमें कर लीजिए, तो आपको ये, जैसे आपके उसमें कोई न्यूक्लियर सिटी में या डिस्ट्रिक्ट में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो भी हो, डैम्स हो, उस चीज़ के लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। सिटी हो, स्टेट किस चीज़ के लिए फेमस है, स्टेट में आप पर्टिकुलरली बता पाएंगे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से बिलोंग करते हैं या नॉर्थ ईस्टर्न से, साउथ से हैं, कहीं से भी आप स्टेट के बता दें, लेकिन पर्टिकुलर अपनी सिटी को ज़रूर कर लें, ठीक है ना। अब जैसे कुछ सिटीज़ बहुत लोकल हैं, बहुत सेमी अर्बन टाइप हैं, या अर्बन में भी बहुत, ठीक है ना, उतनी हाईली डेवलप नहीं है कुछ सिटीज़, ठीक है, तो उनके बारे में भी आप जो पता लगा सकते हैं, गूगल, विकीपीडिया, सबसे अपनी सिटी के बारे में पता लगाइए क्या चीज़ फेमस है। और देखिए अगर आपको, ऐसा भी नहीं है कि आपको मतलब को कितनी ढूंढे, 2-3 बहुत है, अगर आपको एक आध ही मिल पा रही है तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। तो फिर आप एक आध ही बताएं, लेकिन 1-2 चीज़ ज़रूर हों जो आप अपनी सिटी के बारे में बता पाएँ, ठीक है। अब जैसे कुछ करंट टॉपिक्स, जैसे तालिबान का जो रूल है अफ़गानिस्तान में, ठीक है, क्वेश्चन बनना ही बनना है। अगर एग्जामिनर किसी न किसी उसमें जब क्वेश्चन कर रहा होगा कैंडिडेट से, इस पर क्वेश्चन ज़रूर बनाएगा। तो मैंने करा है कि 10 सेशन, जो मैं आपको 5 सेशन दे रहा हूँ, उसमें 10 क्वेश्चन मैं करंट टॉपिक्स के दूंगा, इन 10 को अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसी में पहला और दूसरा मैं दे रहा हूँ, तालिबान रूल इन अफ़गानिस्तान, ठीक है, क्या इसका इम्पैक्ट होगा इंडिया पर, क्या इसका इम्पैक्ट होगा वर्ल्ड की और कंट्रीज़ पर, और क्या इसका इम्पैक्ट होगा अफ़गानिस्तान ही अपने खुद के देश पर, तालिबान के। तो इस चीज़ को कर लेना, ठीक है ना, अच्छे से। ये करंट टॉपिक्स हैं। उसके अलावा जो आजकल इंडिया में करंट में फ़िलहाल चल रहा है, आजकल जो करंट में चल रहा है, पॉल्यूशन इन इंडियाज़ वेरियस सिटीज़। अब जैसे दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूँ, यहाँ पॉल्यूशन इस टाइम
पराली से कैसे भी जो है पॉल्यूशन काफ़ी है। जैसे आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, दिल्ली में यमुना रिवर में कितना ज़्यादा फॉर्म उसमें ऊपर उठ आया है। तो वो एक टॉक्सिक फॉर्म है, ठीक है ना, वो जो झाग बन रहा है वो टॉक्सिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो इसको आपसे ये भी पूछ सकते हैं, अच्छा अगर आप कोई पोजीशन में रख सकते हैं, अगर आप इस पोजीशन पर होते तो आप इस पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करते, ठीक है। तो इसके लिए भी तैयार रहिए। ये जो टॉपिक्स है ना, जैसे मैं बताऊँ तालिबान रूल इन अफगान, इसके बारे में आप जितनी जानकारी निकाल सकते हैं गूगल से उतनी निकालिए। अपने जो आपको कुछ नॉलेज है वो दीजिए, मतलब एक सेटअप तैयार करिए कि हाँ मुझ पे अगर ऐसे टॉपिक आते हैं तो मैं इन चीज़ों पर बात करूँगा। पॉल्यूशन इंडिया के वेरियस सिटीज़ में आ रहा है, इन चीज़ों पर आती है तो मैं इस तरीके से बात करूँगा, ठीक है ना। इस तरीके से अपने आप को तैयार कीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर आपने हमारे 5 सेशन कर लिए ना, कोई सा भी इंटरव्यू में आपसे कैसे भी सवाल पूछ ले, आप 100% कैपेबल होंगे। बस इन 5 सेशन को अच्छे से कर लेना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ अल्टरनेट डेज़ पर, यानी 22 23 नवंबर या मैक्सिमम 25 नवंबर तक मैं इसको ख़त्म कर दूँ, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपसे पूछेंगे, अच्छा अब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पोस्टिंग की क्या प्रेफरेंसेस रहेंगी आप। अब मान लीजिए आप नॉर्थ जोन में बिलोंग करते हैं, आप मान लीजिए दिल्ली में, ठीक है। आपके सामने वो प्रेफरेंस रखते हैं कि सर आपको कहाँ पोस्टिंग चाहिए, अच्छा है कि आपको नॉर्थन रीजन में ही दे दें, हम सेंट्रल में दे दें, साउथ में दे दें। आपको कोई अपनी प्रेफरेंस नहीं बतानी है, ठीक है। जब नोटिफिकेशन आया था ईपीएफओ का, उसमें भी पोस्टिंग में क्या लिखा था उन्होंने, एनीवेयर इन इंडिया। पैन इंडिया जॉब है, कहीं भी आपको पोस्टिंग कर सकते हैं। तो आपको बस सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछना है, रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे कि सर एनीवेयर इन इंडिया, मतलब कहीं भी आप इंडिया में जॉब करने के लिए अपने आप को कैपेबल मानते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है ना। हालांकि जैसा मैंने अपने आपको पहले बताया था अपनी पुरानी वीडियोज़ में, और भी आपको जो पोस्टिंग मिलती है ना, इनिशियल पोस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बाद में ट्रांसफ़र की बात नहीं कर रहा। इनिशियल पोस्टिंग आपको अंडर 100 किलोमीटर, ठीक है ना, 100 किलोमीटर के अंदर ही आपको मिल जाएगी इनिशियल पोस्टिंग, ठीक है ना। मान लीजिए आप दिल्ली के बिलोंग कर दें, तो आपकी जो इनिशियल पोस्टिंग होगी ना, वो 100 किलोमीटर से कम रेंज के ईपीएफओ ऑफिस में ही होगी, उससे बाहर आपको नहीं भेजा जाएगा, ठीक है ना। ये केस 99.99% तक लागू है। अब देखिए 0.001 या इतना क्यों नहीं है, वो एक आदमी जो ईपीएफओ अपने कोशिश करता है कि 100% ही कर पाए, तो 100% ही मान लीजिए उसके ऊपर इतना ही है, आपको 100 किलोमीटर के अंदर ही मिलेगा। 80-90 किलोमीटर, 70-60 किलोमीटर तक भी आपको मिल जाता है इनिशियल पोस्टिंग। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछें कि सर कि अगर वो आपसे पूछेंगे अच्छा पोस्टिंग प्रेफरेंस कहाँ चाहेंगे, तो एनीवेयर इन इंडिया में कह देना। इस चीज़ में मत कहना कि मुझे नॉर्थ जोन ही मिल जाए, सेंट कोई नहीं। पैन इंडिया जॉब है, पैन इंडिया जॉब करनी है, कहीं भी पोस्टिंग मिले आपको तो जॉब करनी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, गैप ईयर फ्रॉम ग्रेजुएशन टू एग्ज़ाम, ठीक है। मान लीजिए जो हमारा लास्ट रिक्रूटमेंट आया था 2017 में आया था ईपीएफओ का, उससे पहले आप ग्रेजुएट हो चुके थे। मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं 2016 में या 15 में, उससे और पहले, ठीक है, और 2017 में लास्ट रिक्रूटमेंट आया था। अब यही क्वेश्चन आपसे आ जाए कि अच्छा आपने 2017 में क्यों नहीं दिया था, ठीक है, 2017 में आपने ईपीएफओ का एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया था, तो अब कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, ठीक है। तो जो बेस्ट आंसर जो पॉसिबल है, जो मैंने भी कैंडिडेट से बात करी और उनसे, और जो मैं भी जान पा रहा हूँ, आपको बस इतना कहना है कि सर या मैम उस टाइम मैं यूपीएससी के करिकुलम से, ईपीएफओ की जॉब से इतना अवेयर नहीं था, मुझको इसके सिलेबस का, मुझको इससे रिलेटेड जॉब का कोई आइडिया नहीं था। और मेरा जो उस टाइम जो भी ध्यान था या जो मेरा फोकस था, तो आपने ग्रेजुएशन के बाद जो भी सोचा होगा, मान लीजिए मैं एसएससी में जाता या और किसी गवर्नमेंट जॉब में जाते या प्राइवेट जॉब में जाते, या आपने जो भी सोचा होगा मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे नीट देना है, जो भी देना है, तो कि सर मेरा फोकस उधर था तो इसलिए मैं इधर नहीं आया। तो आपसे वो तुरंत दूसरा क्वेश्चन करेंगे, अब क्यों, ठीक है। तो फिर आपको यही रिपीट करना है कि सर अब मुझे यूपीएससी का जो करिकुलम समझ में आया है, ईपीएफओ का जॉब समझ में आया है, और मुझे लगता है कि मैं इस जॉब के सूटेबल हूँ और मैं इस जॉब में अपना बेस्ट दे सकता हूँ, और ये जॉब भी मेरे को अपने सूटेबल लगती है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो लास्ट में जैसे इस वाले क्वेश्चन पे था या आगे आएगा, चलिए आगे ही इसमें बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपको इस तरीके से ये अपने आप को
आंसर इस तरीके से बताना है जो आप अच्छे से अपने आप को इस तरीके से बता पाएँ, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ, अच्छा अगला, अब जैसे एक और करंट का टॉपिक है कि ऑयल प्राइसेस इंडिया में हाइक हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हालांकि दिवाली पर कुछ स्टेट्स ने, सेंटर ने वैट कम किया तो उससे कहीं कुछ स्टेट्स में ऑयल प्राइस कम आया, कहीं अभी वैट वो नहीं करा, ठीक है ना, वैट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करा। पहली चीज़ आपको इस क्वेश्चन पे जो ध्यान रखनी है, आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बायस नहीं होना। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हो, लाइक करते हो कि ये पॉलिटिकल पार्टी ठीक है, लेकिन आपको इंटरव्यू में इस तरीके से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपको बचना है, पॉलिटिकल क्वेश्चन से, समझिए, ठीक है। आपको बस ये बताना है एग्जामिनर को कि हाइक प्राइस क्यों हो रहे हैं, क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, क्यों हाइक हो रहे हैं, और आपको ये बताना है कि ठीक है ना। तो आपसे वो क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि क्या कि भूटान में, नेपाल में ऑयल प्राइसेस कम है, इंडिया में हाई क्यों है, ठीक है ना। कि जैसे भूटान में, नेपाल में ऑयल प्राइसेस ज़्यादा, यानी पेट्रोल डीजल, मेरे यहाँ क्रूड ऑयल से बात कर रहा हूँ मैं, पेट्रोल डीजल, ठीक है, और इंडिया में यहाँ कम है और इंडिया में ज़्यादा क्यों है, जबकि इन देशों को पेट्रोल कौन देता है, इंडिया देता है पेट्रोल और डीजल। तो इन क्वेश्चन के लिए आपसे फिर कहूँगा गूगल पर से अच्छी जानकारी लें, उठाएं, न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से, जहाँ से मिल रही हो अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार करें। ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाना है किसी न किसी कैंडिडेट से, ठीक है ना। तो आपसे नहीं पूछा जाए, इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लें इस क्वेश्चन को, क्योंकि करंट का टॉपिक है पूरा जो चला रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर लास्ट आज के सेशन का क्वेश्चन बात करूं, ईपीएफओ की हिस्ट्री कब रही है, कब ये संस्था बनाई गई, करंट में चेयरमैन कौन है, फ़िलहाल किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कब एस्टेब्लिश्ड हुई, सारी जानकारी पता कर लीजिए, ठीक है ना। पूछ सकते हैं करंट चेयरमैन कौन है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, लेबर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, हिस्ट्री थोड़ा सा, ठीक है ना। कब कब ईपीएफओ को क्या क्या दिया गया, क्या क्या ईपीएफओ करता है, क्या काम है, वर्क फंक्शंस, सब चीज़ों को, वर्क क्या है, फंक्शंस क्या है, ठीक है ना। थोड़ा सा अपनी इस जॉब के बारे में अगर पता कर सकें, AO किस तरह की जॉब प्रोफाइल होती है, ये सब, ठीक है ना, इन चीज़ों को कर लें अच्छे से। तो आज का मेरा सेशन ये इतना ही है, ठीक है ना। उम्मीद करूँगा आपसे आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे अल्टरनेट डेज़ पर, यानी आज दिया है, उसके बाद 17-18 डेट को सेकंड सेशन लेंगे। 25 नवंबर तक कोशिश करूँगा, 25 नवंबर तक ख़त्म कर पाऊँ 500 सेशन को। बस रेगुलर प्रिपेयर करते रहें, और ऐसा नहीं है ज़रूरी कि 50 ही क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बढ़ भी सकते हैं, 60-70 करा दूँगा, लेकिन 5 सेशन करने के बाद आप खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ 100%, ठीक है ना, कि आप इंटरव्यू को फोड़ ही आएंगे, और फोड़ ही नहीं आएंगे बल्कि इतने अच्छे मार्क्स गेन करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस तब तक के लिए ऑन अ गुड नोट, अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है ना। और बस एक बैरियर क्रॉस कर चुके हैं, एक बैरियर बच रहा है, उसको और अच्छे से कर लेना। चलिए, चैनल पर नए हैं, कंटेंट पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब योर ओन फेवरेट चैनल वर्टेक्स ग्रुप, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।